नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। यह घटना जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अब्दुलियान सीमा चौकी पर उस वक्त हुई जब बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी। पोस्ट के पास पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। घटना ऐसे समय में हुई जब एक ओर कठुआ जिले में बड़ा आतंक विरोधी अभियान जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की बड़ी कोशिश की गई। बीएसएफ की मुस्तैदी ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले 1 अप्रैल को भी सेना ने 5 घुसपैठियों को मार गिराया था। बीएसएफ ने एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस घुसपैठ की कोशिश के बाद आसपास के इलाकों में सेना ने सर्च अभियान चलाया है। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से निगरानी और कड़ी कर दी गई है। खास बात यह है कि फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने के लिए बीएसएफ बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रही है। इससे जवानों की सुरक्षा में और मजबूती मिल रही है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। 7 तारीख को सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री जम्मू में बैठक करेंगे। ऐसे में सीमाओं पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अमित शाह के जम्मू दौरे से पहले सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल के सिन्हा हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हुसैन जावेद साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। रमन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो घुसपैठिया था जिसको मार गिराया गया है, जरा इसके बारे में डिटेल से बताइएगा कि सेना को इनपुट कब मिला, किस तरह से फायरिंग की गई और कृष्णानगर में भी पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकत की गई है, जरा उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कल रात को घुसपैठिया मार गिराया है उसके बारे में जानकारी दूं तो वो कल रात ये या फिर हम कह सकते हैं कि सुबह तड़के जो है वो बीएसएफ की पोस्ट है अब्दुलिया, जो आरएसपुरा सेक्टर में पड़ती है। उस पोस्ट के ठीक सामने वाली जो पोस्ट है वहां से ये घुसपैठिया जो है वो भारतीय सीमा की तरफ आता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि रात का अंधेरा था इसलिए वहां पर रात में निगरानी रखने के लिए HHIT कैमरेज जो है, यानी कि हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस कैमरेज जो हैं वो लगाए गए हैं। और उसी में जब इस घुसपैठिए को आते हुए देखा गया और जब ये घुसपैठिया काफी नजदीक आ गया, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जीरो लाइन बनी हुई है उसको पार कर कर जम्मू कश्मीर की धरती पर इसने पांव रखा, तो इसको पहले बीएसएफ की तरफ से वार्निंग दी गई और उससे रोकने की जो है वो कोशिश की गई। लेकिन जब ये अनसुना करते हुआ आगे बढ़ता रहा तो फिर बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की। क्योंकि इस समय बॉर्डर के इलाके में जो हालात बने हुए हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरीके से 23 मार्च के शाम को हमने देखा कि जो सान्याल गांव पड़ता है कठुआ पर, वहां पर जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी जो घुसपैठ कर आए थे, या तो वो टनल के माध्यम से आए हैं या किसी नाले के माध्यम से वो घुसपैठ कर आए हैं, उनको जब देखा गया तो उनके खिलाफ जो पिछले 15 दिनों से लगातार जो है वो कार्रवाई चल रही है। उसी दौरान पूरे बॉर्डर पर जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया था। क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस बात को लेकर लगातार मिल रहे थे कि बड़े पैमाने पर जो है वो घुसपैठ की कोशिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, चाहे वो सियालकोट का इलाका हो जो आरएसपुरा के ठीक सामने पड़ता है, या फिर सांबा और हीरानगर के ठीक सामने शकरगढ़ का इलाका पड़ता है, और जो कठुआ और पहाड़पुर का जो इलाका है उसके ठीक सामने एक मसरूर बड़ा भाई कर एक लॉन्च पैड है जहां पर आतंकियों के अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जो है इस समय देखी जा रही है। और इसी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बाकायदा बीएसएफ की स्ट्रेंथिंग जो है वो उस इलाके के अंदर की गई है। पूरे बॉर्डर को जो है वो सील किया गया है ताकि कहीं से भी अगर घुसपैठ की कोशिश होती है तो उसको पूरी तरीके से नाकाम बनाया जा सके। आज से करीबन 4-5 दिन पहले हमने ये भी देखा कि कृष्णा घाटी में जो सलोत्री और झलास का इलाका पड़ता है, यानी कि कृष्णा घाटी के ठीक नीचे एक सलोत्री और झलास का इलाका पड़ता है, उसके ठीक सामने तेतरी नोट है जो पीओके का इलाका है। उसके वहां से 2 ऐसी पाकिस्तान की पोस्टें हैं जहां से बैट टीम जो है, यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम, जिसमें पाकिस्तान के एसएसटी कमांडो, पाकिस्तानी आर्मी के जवान और आतंकी संगठन के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, ये घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर जिस तरीके से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को एक्टिवेट किया गया है, माइनफील्ड वहां बिछाकर रखी गई थी, और जैसे ही उस माइनफील्ड पर पांव जो है इन आतंकियों के पड़े हैं और पाकिस्तान सेना के जवान उसमें मौजूद थे उस ग्रुप के अंदर, तो वो 2 माइन जो है वहां पर ब्लास्ट हुए हैं। उसके बाद वहां पर हमने देखा कि
एक पाकिस्तानी सैनिक जो है उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद 3 से 4 गंभीर रूप में जिसको बाद में वो वहां से ले जाते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो ये सारी स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है। लगातार पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी जो आज शाम देर रात को जो घुसपैठिया मारा गया है, उस घुसपैठियों को मारे जाने के बाद बाकायदा कंपनी कमांडर लेवल की एक फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसमें भारत ने अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने दर्ज कराया है और ये कहा कि ये पाकिस्तान से आया हुआ घुसपैठिया है, अगर आप चाहें तो इसकी बॉडी आप वापस ले जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के रेंजर्स ने उसकी बॉडी लेने से फिलहाल मना कर दिया है और अब ये फैसला किया गया कि यहीं पर कोई कब्र खोदकर उसको वहां पर दफनाया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की एक पुरानी रिवायत रही है कि पहले तो वो आतंकवाद को समर्थन देता है। हमने कारगिल के युद्ध में भी देखा था कि जो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर जवान जो है घुसपैठिए बनकर जम्मू कश्मीर की धरती में दाखिल हुए थे और जब भारतीय सेना ने उनको एक एक कर मारना शुरू किया, तो जब पूरी तरीके से युद्ध खत्म हुआ और हमने उनको कहा कि आप अपने बॉडीज जो है वो ले जा सकते हैं, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये कह दिया कि ये हमारे आर्मी के जवान है ही नहीं। यानी कि अपने आर्मी के जवानों को भी ऑन करने से जो है वो पाकिस्तान लगातार जो है वो नकारता रहा है और यही एक वजह है जो इस समय पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। और उसी गृह युद्ध के हालात से निपटने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए जो है वो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर अंतरराष्ट्रीय। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब से भी एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद हुसैन जावेद साहब आपके पास आऊंगा। के सिन्हा साहब, हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि जैसे जैसे बर्फ पिघलती है उसके बाद जो घुसपैठ की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें तेजी आती है। कमोबेश उसी कवायद में ये कल जो घुसपैठिया था वो मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में शांति पाकिस्तान नहीं चाहता, लेकिन एक तरफ हम पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं। पाकिस्तान खुद गृह युद्ध से झुलस रहा है और अभी रमन भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान की आवाम को ध्यान भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसको जिंदा पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो रखना चाहते हैं। आशीष, जय हिंद। जो आपने बात की है, खास करके जो अभी आप कुछ दिनों से फिर से वही पैटर्न, सेम पैटर्न जो पाकिस्तान उसको करता है, चाहे एलओसी में 740 किलोमीटर के इलाके में या आईबी सेक्टर में, और जो आपके भुट्टो साहब बता रहे थे, खास करके सकड़गढ़ और जो सियालकोट का इलाका है। और ये आज से नहीं, तकरीबन 90 के दशक से यही उसकी एक पैटर्न है, एक डिज़ाइन है और उसी के तहत वो चीज़ों को करता है। देखिए क्या है, क्या फितरत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो ये कहता था ना कि हम इंडिया को, हम घास की रोटी भी खाएंगे मगर हम एटम बम बनाएंगे और हम भारत से मुकाबला करेंगे। ये जो उसकी एक सोच है, और फिर एक सोच उसकी आई कि एक स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, कि हमको 1000 कट देना है। तो चाहे पाकिस्तान बिखर जाए, पाकिस्तान टूट जाए, और ये कट्टरता और उसमें इस्लामिक कट्टरता जब आ जाती है तो चीजें और भी ज्यादा भयावह स्थिति लेती है। आपने पाकिस्तान की आज स्थिति के बारे में बात किया। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति तो बाल्कनाइजेशन है, टूटने के कगार पे है। टूटे कब टूटे, क्या हो, बिखर जाए, पीओके कब हमारे पास आ जाए, गिलगिट बल्तिस्तान कब आ जाए, वो तो समय की गति है, वो चक्र है, वो अपने आप उसको पूरा करेगा। आज की स्थिति की यदि आप बात करते हैं तो देखिए, हमने 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट इनके कहने से किया था, बीच में वो उसका एब्रोगेशन हुआ था, और फिर आपने 2021 के फरवरी से ये सीज फायर एक हमने माना। और पाकिस्तान की तरफ से बाजवा साहब उस समय होते थे उनके आर्मी चीफ, उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत बड़ी भूल की, बहुत हमारी 1947 से हम भूल करते रह गए और हमें आप बख्शें और ये चीज को माने, और इंडिया मान भी गया और आज भी वो सीज फायर हम होल्ड कर रहे हैं। मगर जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे आपके उन्होंने बताया कि कृष्णा घाटी के ऊपर में वो एलओसी सेक्टर में पड़ता है, खास करके जो पीओके के साथ साथ का इलाका लगता है, और दूसरा जो आईबी सेक्टर है। और आपने कहा ना कि आप कठुआ में बता रहे थे, कठुआ में वो चल रही है ऑपरेशन, 5 लोग मारे गए, कितने लोग हैं उसमें भी हमारी डिटेक्शन वहां पर लोकल ने बताया कि कुछ सेना के यूनिफॉर्म में पानी मांग रहे थे और उसके बाद सेना हरकत में आई। यही पैटर्न पहले भी रहती है, चाहे वो आरएसपुरा, हरानगर, सांबा हो या आप गुरदासपुर डीबीएम तक का ले लें, क्योंकि टेरेन रिवराइन है। रिवराइन का मतलब है नदी नाले, और इसको एक्सप्लॉइट करता है पाकिस्तान। मगर एक्सप्लॉइट करने के लिए आप यदि हम डिफेंसिव मोड पे रहेंगे तो ये चीजें हमें अपने इलाके में करवाना, हमें थोड़ा सा ऑफेंसिव तो जाना ही पड़ेगा। हम जब ऑफेंसिव हुए हैं, जब हम प्रोएक्टिव होते हैं तो पाकिस्तान, देखिए अभी आपने कहा ना
बर्फे पिघल रही हैं, और यही पैटर्न है। समर का समय आ रहा है, जबकि घुसपैठ करेंगे, कुछ लोगों को स्लीपर सेल के से मिलवाएंगे, और फिर पूरे समय तक आपको वो हम कुछ कुछ ऑपरेशन मारेंगे, हमारे भी जवान खोएंगे। तो हमारे को जो लगता है आशीष, कि हमें इनके करने से पहले हमें प्रोएक्टिवली डेटरेंस पैदा करना, और डेटरेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि इनकी रूहें कांपे यहाँ घुसने के लिए। इनके पास क्या मॉडस ऑपरेंडी है, यहाँ एक भेजते हैं एक आदमी को, उसकी डेड बॉडी भी नहीं ले जाते, क्योंकि वो इतना ड्रग से उसको एडिक्ट कर देते हैं, और उसके पीछे बड़ा जत्था होता है जो इन्फिल्ट्रेट करता है। यदि आपने टनल डिटेक्ट किया, तो उसी टनल को हमको यूज करके पाकिस्तान के अंदर में इतनी ज्यादा दहशत फैलानी चाहिए। ये नहीं कि हम वही करें जो वो कर रहे हैं, बट इसको कन्वेंशनल तरीके से, कि उसकी रूह कांपे कि ऐसे टनल ना बनाए या ऐसे ये चीजें ना करें। ये इसमें कहीं हमारी, क्योंकि भारतीय जो प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, हम कहते हैं कि नहीं, हम इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल नॉर्म्स हम कानून को मानेंगे, और वो कानून का उल्लंघन खुलेआम नहीं करते मानते हैं। हुसैन जावेद साहब से भी कमेंट ले लेते हैं। हुसैन जावेद साहब, आपने हमारे सहयोगी रमन सैनी को भी सुना, आपने के सिन्हा साहब को भी सुना, दोनों ये कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान तो इस समय खुद आंतरिक जो कला है उससे जूझ रहा है। ये घुसपैठ से बाज क्यों नहीं आता? क्यों इस तरह की घुसपैठियों को समर्थन करता है? सबसे पहले तो शीश आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात बहुत है, सिंपल बात है कि जहाँ तक हमारे यहाँ आतंकवाद की बात है, तो पिछले 10 दिन से तो काफी तक हमारे यहाँ शिकंजा कस दिया गया है, चाहे वो टीटीपी है, चाहे वो BLA है, और आपके सामने के पिछले 10 दिन के अंदर कोई मेजर अटैक जो है वो हमारे ऊपर हो नहीं सका। इसका ये मतलब नहीं कि हालात बिल्कुल ठीक हो गए, हालात हमारे यहाँ नॉर्मल हो गए, लेकिन फिलहाल हमारी जो पकड़ है वो सख्त हो चुकी है। दूसरी बात है, आपका LOC का टॉपिक है, तो मैं इसी पर आऊंगा। देखें, ये चाहे LOC है या ये जो आपका इलाका, जो जिस पर मैं जम्मू की बात की, उसके सामने हमारा सियालकोट का इलाका है, इसको वर्किंग बाउंड्री भी कहते हैं, ये LOC नहीं है। तो इसमें सिंपल सी बात है, सिर्फ आप उसको हर चीज को घुस-बैठ में लेके ना जाए। ये जो जगह है, ये स्मगलर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, चाहे वो आपके हवाले से हो, चाहे वो हमारे वाले से हो। जो स्मगलर्स होते हैं उनका कोई देश नहीं होता। तो अब अभी तक तो ये चीज इस तरह वाज़ेह नहीं है। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वर्किंग बाउंड्री हो, चाहे LOC हो, 6 लाख इंडियन आर्मी जो है कश्मीर के अंदर, और आपके पास तो हमसे भी अच्छे इंस्ट्रूमेंट है जो कि सरहद के ऊपर बेहतर सर्वेलेंस कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो है, आपने खुद बताया कि माइंस आपके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके अलावा आपने बताया कि आपके पास जो ड्रोन्स है, नेट्रा के नाम से बहुत अच्छा, तभी तो मार गिराए जा रहे हैं ना जावेद साहब जी, तभी तो हम लोग मार गिरा रहे हैं घुसपैठियों को। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इतने अच्छे मोशन सेंसर भी हैं, स्मार्ट मतलब जो है फेंस है, और आपके पास नाइट विजन गॉगल्स भी हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक पा रहे? अगर वहां से कोई स्मगलर आ रहा है या कोई भी ऐसा बंदा आ रहा है, ये तो फिर वही बात है। और सबसे बढ़ के जो आपके कश्मीर के CM है उमर अब्दुल्ला साहब, उनका बयान भी आया है कि हमने काफी हद तक फौज यहाँ से उठा के चाइना के सामने रखी है, उस वजह से भी जो मिलिट्री बैलेंस है वो यहाँ पे रहा नहीं है। तो ये सब फैक्टर और ये सब चीजें इंडिया से ही आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज को अच्छी तरह से हमें समझना होगा, और जहां तक स्मगलिंग है उसके खिलाफ तो दोनों को इस तरह से। लेकिन ये बताइए कि बार बार जो सीज फायर का वॉलेशन हो रहा है, कृष्णा घाटी सेक्टर का जिक्र अभी किया है के सिन्हा साहब ने, हमारे सहयोगी ने भी, 20 मिनट तक वहां पर हल्की जो गोलियां थी, गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई। बार बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से? क्या वजह है? देखिए, मतलब चैन से रहने में अच्छा नहीं लगता क्या? हमें कुछ ना कुछ करना है, ऐसा तो नहीं ना जावेद साहब? अगर आप मेरी ना, मैं सिर्फ उसमें यही कह रहा हूं कि हमारे साथ, जी आपको आवाज आ रही? आवाज आ रही जावेद साहब। ओके, हमारे साथ सिन्हा साहब है, उन्होंने यहाँ पे सर्व भी किया, वो इसमें बेहतर जाते हैं। LOC बहुत ज्यादा हॉस्टाइल जगह है, ये मैं आपको बता दूं। वहां पे जो आपके जवान है, हमारे जवान है, आपके ऑफिसर्स है जो यंग होते हैं और हमारे भी होते हैं, उनके दरमियान हॉस्टिलिटी चलती रहती है, और कभी भी किसी भी बात के ऊपर इस तरह की जो फायरिंग है, शेलिंग है, ये होती रहती है कि आपने हमारे इलाके में खुदाई क्यों कर ली है, आप जो है इस चश्मे से आगे क्यों आगे हैं। ये जो उनका लेवल होता है ना, यहाँ पे इस तरह की टेंशन होती है, और ये बहुत नॉर्मल होती है बात। मसला तब होता है जब ये बहुत ज्यादा गोली चला देना, नियमों का उल्लंघन कर देना, सब नॉर्मल है आपके लिए? नॉर्मल होता है सर। LOC मैं वही अभी के सर भी यही कह रहे थे कि हम नियमों को माने,
हम अंतर्राष्ट्रीय सभी संबंधों को देखें और आपकी तरफ से कुछ नहीं। जावेद साहब, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दें, एक बात का जवाब करूँ आपसे। आपने कहा बड़ा नॉर्मल है, एलओसी का इलाका है, आपने कहा मैं सर्वे किया हूँ। 740 किलोमीटर का एलओसी का इलाका है। ये 740 किलोमीटर हमने आपको खैरात में दिया था। ये शिमला एग्रीमेंट, सुनिए ना, शिमला एग्रीमेंट के बाद उस समय हम चाहते तो शायद उसके पहले 47 में हम मुजफ्फराबाद में बैठे होते, पीओके हमारा हिस्सा होता। चलिए, वो हमारी हिस्टोरिकल भूलें हैं जो अभी आप बात कर रहे हैं कि ये चीजें होती हैं। भाई साहब, ऐसा होता नहीं। मेरा बड़ा 37 ईयर्स इस इलाके में और हम इसको जब डोमिनेट करते हैं तो हमारी डोमिनेशन हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में होती है, एलओसी के ऊपर, और हमें पूरी छूट है कि हम करें क्या। इसलिए आपकी बैट क्या है, अभी हमारे रिपोर्टर साहब बता रहे थे, बैट बॉर्डर एक्शन टीम, उसमें आपके स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं जो रिटायर्ड हैं, काफी पैसा आप उसको मुहैया करवाते हैं। उसके बाद आपके कुछ सेनाएं के लोग होते हैं और फिर फायरिंग करते हैं। पैटर्न वही है आपकी, और ये पैटर्न स्टैब्लिश्ड आपको भी बताया गया है डीजीएमओ लेवल पे, आप इसको मानते भी हैं, आप भी बोल रहे हैं ना ये होती रहती है। भाई होती नहीं है, यही एक एक्टिव बॉर्डर पूरे वर्ल्ड में है, ये नहीं होता। और हमारे सर्वरों का बहुत, क्योंकि पीओके को लेना, जो हम बार बार कह रहे हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, हमें लेना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। जिस तरह से आपके ईस्टर्न पाकिस्तान को हमने खत्म कर दिया, भारत का हिस्सा था, तभी हमने बांग्लादेश बनाया, आज वो भी सर उठा रहा है। सुनिए जावेद साहब, सुनिए 30 सेकंड और सुन लीजिए जावेद साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सिन्हा साहब आप बोलिएगा। आप डिनायल मोड पे है ना। आप हमारे साथ तुलना करते हैं कि भारत के साथ तुलना, कि भारत ने उठा करके फौज भेज दी। चाइना तो हमारे साथ रीसेट कर रहा है, हमारे साथ वो कहता है कि छोड़ दीजिए। आज उनके शी जिनपिंग चिट्ठी लिखते हैं हमारे राष्ट्रपति को कि बड़ी गलती हो गई, हमारा उस समय डोकलाम के समय हमारे प्रधानमंत्री ने उनको बताया था, मगर वो तो अपनी गलतियां मान रहे हैं, मगर आप अपनी गलतियों को मार के सुधारना नहीं चाहते। और देखिए, आज श्रीलंका को देख लीजिए, मालदीव देख लीजिए, बांग्लादेश, सारे रीसेट में है ना बोर्ड पे, आप रीसेट मोड में है नहीं। इज अ सोल्जर, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल बात करूंगा। देखें, अगर तो ये जिस तरह बातें की जा रही हैं कि सियालकोट से इस तरह की घुसपैठ हुई है और वो इंडिया के हवाले से हुई है, तो मुझे बताएं, जो हमारे रेंजर्स हैं उन्होंने तो कोई इसमें फायर नहीं खोला। आपकी जो बीएसएफ है उन्होंने भी हमारी ओर कोई फायर नहीं खोला। सरहदें तो इस तरह से बिल्कुल खामोश रही, और ये बड़ा अहम असूल होता है। जनरल साहब मुझसे बेहतर, सरहदें अगर खामोश रहती तो इस चर्चा की जरूरत ना होती। आशीष, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें, मैं तो इतना बोला भी नहीं अभी। नहीं हुसैन साहब आप बोलिए, सब आपको बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं शीश के अगर इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन होती है, एक सीधा साधा मिलिट्री असूल होता है सरहद का कि एक तरफ से फायर खोल दिया जाता है ताकि जो सामने फौज है उसको एंगेज करें, और यहां से जो भी आपने बंदे अपने भेजने वो वहां से इन्फिल्ट्रेट हो जाए। तो अभी तक जो मेरी अभी तक की इत्तला है, हुसैन साहब ये तो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, चाहिए तो रमन सैनी वो उसके बारे में ज्यादा डिटेल से बता पाएंगे। रमन, आपने सुना होगा जावेद साहब को। सर उन्होंने नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं ना, रमन ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। रमन, घुसपैठ किस तरह से होता है? आशीष एक लाइन तो ले लें, सिर्फ एक लाइन तो ले लें। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, रमन साहब को मैंने सुना है, वो पहले भी इस तरह आते हैं और उनकी बड़ी वहां पे है भी ग्रिप भी है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, रमन साहब ने जो आज बताया उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे जो वहां पे रेंजर हैं उन्होंने आपके फोर्स के ऊपर फायर खोला या आपकी फोर्स ने हमारे ऊपर इस तरह खोला फायर। फायरिंग तो हुई नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है। अब रमन से भी एक कमेंट ले लेते हैं। रमन, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ होती है अलग अलग तरीकों से होती है, जरा डिटेल में ये बताइए कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सेना है इन घुसपैठियों का साथ देती है। जावेद साहब थोड़ा सा समझना चाहते हैं। रमन, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम, जी हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ होती है, वो उस घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादियों को पूरा असिस्ट करती है, उनको पूरे रूट बताती है, उनको पूरी तरीके से बैकएंड से उनको फायर का सपोर्ट जो है वो दिया जाता है। क्योंकि 4 दिन पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो नंगी टेकरी का इलाका पड़ता है, यानी कि कृष्णा घाटी के नीचे वाला झलास और सलोत्री का इलाका पड़ता है, वहां पर तेतरी नोट के इलाके में 2 पोस्टें हैं पाकिस्तान की, मिर्जा AMR और मिर्जा एक और पोस्ट जो पड़ती है उसका नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। उस पोस्ट से लगातार फायरिंग कर जो बैट टीम भारतीय सीमा में
अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, उनको बाकायदा फायर सपोर्ट दिया गया और बाकायदा 7 राउंड मोटार शेल भी वहां पर दागे गए ताकि वहां पर जो घुसपैठिए हैं वो अंदर घुस सके। लेकिन वो जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के तहत माइन फील्ड बिछाकर रखी गई थी, उसका शायद उनको आभास नहीं था कि माइन कहां लगी है, और उस पर जैसे ही वो पैर पड़ा तो एक के बाद एक 2 विस्फोट जो है हुए हैं। ये अभी आज की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि पीछे जितनी बार भी सीज फायर का वायलेशन जम्मू कश्मीर में होता रहा है, उसकी आड़ में आतंकियों को जम्मू कश्मीर में धकेलने की कोशिश की गई है, चाहे वो कुपवाड़ा का केरन सेक्टर हो, चाहे वो पुंछ का सलोत्री का इलाका हो, या फिर पुंछ का जो और इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हुए इलाके हैं। राजौरी के गंभीर मुगल का इलाका पड़ता है जहां पर हैवी शेलिंग जो है वो हमने पहले देखा गया। हालांकि अभी हमने ये देखा कि 2021 के बाद जब दोनों देशों के डीजीएमओ की तरफ से ये एक फैसला लिया गया कि अब शांति जो है वो बरकरार रखी जाएगी, उसके बाद उस लेवल की फायरिंग जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपिंग की घटनाएं जो हैं वो हमारे जवानों के खिलाफ हो रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग कर जो बॉर्डर पोस्ट पर जवान तैनात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और इसके पीछे मकसद यही होता है कि जो अलर्ट जवान इस समय संतरी जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, वहां पर घुसपैठ को रोकने के लिए बैठा हुआ है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, यूनिट को पूरी डिस्टर्ब किया जाए, उसकी आड़ में घुसपैठ जो है वो करवाई जाए। जावेद साहब, आपने सुना, आप बोलिएगा, समय की थोड़ी कमी है क्योंकि फिर के सिन्हा साहब के पास भी जाना है। सपोर्ट नहीं करती है जी जी, सिर्फ 2 लाइन है मैं इसमें ऐड करूंगा। रमन ने सही बताया और मेरा भी पॉइंट ये था, एलओसी पे चीजें इस तरह होती हैं। हम वर्किंग बाउंड्री की बात करें, जो स्पेसिफिक इंसिडेंट जहां से आपने शो स्टार्ट किया, मेरा वही पॉइंट था, यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई है, ये मेरा पॉइंट था। आखिरी बात करूंगा, इसके बाद आप टाइम दे दें जनरल साहब को कि देखें जनरल साहब, आपने एक बात की कि जो एलओसी बनी है ये हमें खैरात में मिली है, तो ठीक है, जो चीज आप 71 में कंप्लीट कर नहीं सके अब कहां से होगी। उसके बाद 1998 भी आता है, आपके पास भी जो है एटॉमिक बॉम्ब है, हमारे पास भी। तो जंग की जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है सब कॉन्टिनेंट में चेंज हो गया। अब ऐसी कोई फुल स्केल वॉर नहीं होने वाली। तो जो पीओके की बात है कि पीओके पे हमारी निगाहें ऐसे, तो ये शौक पूरा करने का टाइम सर जा चुका है। सर आप जवाब दीजिएगा, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब। देखिए, जो जावेद साहब मुंगेरे ला के हसीने सपने देखते हैं कि समय जा चुका है। समय इसलिए चला गया कि हमारी वो फितरत नहीं थी। हम लोगों ने अदरवाइज 93,000 आपके जो बंदी थे उसके एवज में हम पूरा का पूरा पीओके ले सकते थे। ठीक है, वो हमारी कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हम यही समझते हैं कि भारत हमारा ही है, पाकिस्तान हमारा ही है, हमारे से कट के निकले आप। और मेरा खुद का मानना, मैं नहीं जानता भारत के कितने लोग मानते हैं कि ये मैटर ऑफ टाइम है, जब हमारा खंड भारत में है तो पीओके क्यों बात करते हैं। आपके लोग ही आना चाहेंगे हमारे साथ। हो रही बात कि हम अब समय हमारे पास न्यूक्लियर, देखिए आप जो ये कहते हैं ना न्यूक्लियर डिटरेंस, ये तो आपने देखा था ना, 99 का बैटल मैंने खुद लड़ा है, और मैं एज ए सीओ कर्नल होता था उस समय मैंने लड़ी है, और पाकिस्तान के अंदर से लड़ी। तो उस समय भी आपके पास न्यूक्लियर वेपन होते थे। उस समय आपके लोग, क्योंकि मैंने ये लड़ाई पूरी लड़ी है, अंदर से लड़ी है और अंदर जाके खुद देखा है, तो आपके जो एनएलआई हैं, जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो वहां थे, वही कहते थे कि हमको आपके साथ मिलना है, क्योंकि आप तो उस समय भी डेड बॉडी नहीं ले जाते। अभी रमन बता रहे थे ना कि डेड बॉडी तक नहीं लिया। आपकी मॉडर्स ऑपरेंडी यहाँ पर भी यही है सकरगढ़बाजी में, कि आप उसको ड्रगिंग करते हैं, ड्रग से लाते हैं, और आप एज ए पाथवे एक आदमी को भेजते हैं, यदि क्रॉस हो गया तो पीछे लोग बैठे होते हैं, हाँ, पीछे से जो बाकी लोग हैं उनको निकालने की कोशिश, उनको निकालते हैं। हाँ, जब मारा गया तो उसको आप लेते नहीं, क्योंकि आपने ड्रग किया है। समय की कमी है। सिन्हा सर, जावेद भाई और रमन जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।